हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 3, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलता है और ये पूरी तरह से बिहार एसएससी के पैटर्न पर आधारित है। जीके जीएस का मिक्स प्रैक्टिस सेट, इसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और 50 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर करते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ एक मास्टर वीडियो 500 एमसीक्यू का बना हुआ है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? हरिके बैराज। तो ध्यान देना है, हरिके बैराज सबसे पहले पड़ता है ये पंजाब में। पंजाब के किस ज़िले में? तो तरन तारण ज़िले में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। और हरिके बैराज को राजस्थान का मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के मरुगंगा। व्यास और सतलज नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि दुलहस्ती है पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती पावर परियोजना कह सकते हैं, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर यह बना हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला जो खान है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है और इससे होकर के मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। मकर रेखा यानी कि जो दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश होता है उसको कहा जाता है मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, बताइए कि किस महासागर में या फिर कहाँ पर? मेडागास्कर सबसे बड़ा महाद्वीप है हिंद महासागर में, ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हर महीने की स्टार्टिंग में आपको एक महीने के लिए हमारे तरफ से एक नया बैच स्टार्ट किया जाता है, जिसमें डेली ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है आप यहाँ से देख करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इस टेस्ट में जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपये पे करना होता है। 49 रुपये पे कहाँ पे करना है? तो नीचे आपका देखिए ये नंबर दिया गया, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप सेंड करना है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से 75 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेट लगाना चाहते हैं, जो कि लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम्स का, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम कीमत के साथ। चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट साल्ट लेक पड़ता है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो सबसे पहले प्रथम बैठक आपको याद होना चाहिए 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उस वक्त कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कह सकते हैं एक जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकविद संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, लोकविद संरक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं, ऑप्शन बी। और इनका संबंध जैसे कि भाग 5 जो है, भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत है, ये याद रखिएगा, ठीक है, 148 से 151 के अंतर्गत। अगला प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब बताइए कि क्या होगा यहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है, यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श के पश्चात। निम्न में से कौन सा चुनाव जो निर्वाचन आयोग है द्वारा संपादित नहीं होता, यानी कि इनका कार्य नहीं है?
तो चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं होता है, तो ऑप्शन डी। स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है, स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है, यानी कि कौन सा जो चुनाव है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है, तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं होता है। ये जो होता है ये राज्य चुनाव जो आयोग है उनके द्वारा ये संपादित कराया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है उसका काम है संसद, यानी संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, साथ ही साथ यहाँ पे विधानमंडल याद रखिएगा, जो राज्य विधानमंडल है वो, और एक उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, तो इनका ये चुनाव करवाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1873 में सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, ये ध्यान रखिएगा। समाज के कमज़ोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना इस संगठन का मेन उद्देश्य था, ये याद रखेंगे। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो कि घिनौनी है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने जो कि व्यक्त किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, प्लीज़ शेयर किया करो, अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जहाँ भी आप ग्रुप में हैं तो वहाँ पर शेयर कर दिया करें। निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। निकास का सिद्धांत या फिर एक होता है धन का निष्कासन सिद्धांत, तो ये प्रतिपादन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और सबसे पहले जो कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी इन्होंने ही किया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। पावर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल, पावर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया जो है, ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये याद रखना। तो यमुना नदी का उद्गम जो स्थान है वो तो हम कहेंगे बंदरपूछ। बंदरपूछ यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे तो आपका यमुनोत्री होता है, यमुनोत्री के अगर स्थान की बात करें तो बंदरपूछ जो कि उत्तराकाशी जिला, उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिला से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यमुना नदी खुद, जो कि ये तो गंगा की सहायक नदी हो गई, लेकिन यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी होती है वो भी याद रखेगा। चंबल, केन, बेतवा, ये जो कि फेमस है, चंबल, केन, बेतवा और सिंध, ये चार आपको याद रखना यमुना की सहायक नदियों के अंतर्गत आता है। वाड़ा का संबंध क्या है, वाड़ा का संबंध क्या है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नाडा है उसी तरह से विश्व में आपका वाड़ा है। डोप टेस्टिंग टैक्स, डोप टेस्टिंग से संबंधित होता है वाड़ा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। करतारपुर का युद्ध, ये चीज़ याद रखिएगा कि मुगल और सिखों के बीच होने वाला ये आखिरी युद्ध था, करतारपुर का युद्ध, जो कि 1635 ईस्वी में लड़ा गया था। 1635 ईस्वी में शाहजहां और गुरु हरगोविंद जो थे सिखों के छठे गुरु, ये ध्यान रखिएगा, गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा, यानी कि शाहजहां और गुरु हरगोविंद सिंह के बीच ये लड़ा गया था 1635 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 326। 326 पहले आपको पता है कि 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, लेकिन अब इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया था। 89वें संविधान संशोधन जो किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन आपका 1989 के द्वारा, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। 326 ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है। रत्नाकर किसका नाम ये दिया गया, रत्नाकर। तो ध्यान रखना रत्नाकर जो नाम दिया गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना गया। ठीक है, रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो है रैग्नर फ्रिक्स। रैग्नर फ्रिक्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। और इनका नाम इसलिए भी फेमस हो जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1969 में, जो
नोबेल पुरस्कार आपका स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हीं को मिला था, रैगनर फिक्स को। तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या होगा? जैसे कि सी फार्मूला होता है, साथ ही साथ वेवेल योजना है, माउंटबेटन योजना है और कैबिनेट मिशन योजना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए यहाँ पे आएगा आपका राजगोपालचारी योजना, सी राजगोपालचारी योजना 1944। ठीक है, पहला हो गया। अगर उसके बाद हम बात करें तो आएगा वेवेल योजना 1945 में, वेवेल योजना 1945। ठीक है, दूसरा। और तीसरे नंबर पे आपका आएगा यहाँ पे कैबिनेट मिशन 1946 और लास्ट में आपका 3 नंबर माउंटबेटन योजना, जिसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये 1947 में हो जाएगा। यानी 1 2 4 था, 4 3, 1 2 4 3 ये सही क्रम बनेगा, ऑप्शन सी पे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। सागा दावा एक प्रमुख त्यौहार है, बताइए किसका एक प्रमुख त्यौहार है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि बौद्धों का एक प्रमुख त्यौहार है। जैसे सागा दावा का मतलब ही होता है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सागा दावा जो फेमस है वो किस राज्य में फेमस है? तो सिक्किम का सबसे बड़ा ये त्योहारों में से एक माना जाता है, ये ध्यान रहेगा। इसको ट्रिपल जो कि घन्य महोत्सव के नाम से भी मनाया जाता है, ट्रिपल घन्य महोत्सव सागा दावा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो सिक्किम ध्यान रखेंगे। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हक्का काबो रज्जी जो है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ पे सही आंसर होगा। एक आपने नाम सुना होगा अराकन योमा भी म्यांमार में ही पड़ता है, जो कि हिमालय का सबसे पूर्वी कह सकते हैं, पूर्वी भाग या फिर पूर्वी चोटी कह सकते हैं, वो याद रखेगा। अराकन योमा भी म्यांमार में ही पड़ता है। सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो सत्यम समिति वस्त्र नीति से सत्यम समिति। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, इससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यानी तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो अगर इसको पूरा प्रतिबिंब अपना देखना है तो जो दर्पण लेना पड़ेगा वो 3 फीट का लेना पड़ेगा, यानी कि आधा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बताइए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी। एक चीज़ प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान सिंगापुर में कब सौंपी गई थी? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 को सौंपी गई थी, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, एक प्रश्न रास बिहारी बोस से ये ध्यान रहेगा, पूछा जाता है अक्सर कि रास बिहारी बोस के द्वारा ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने कहाँ पर की थी? तो ये जापान में किए थे, ये चीज़ आपको याद रखना है, जापान में। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो वो थे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? ये पुस्तक इतनी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ना कि क्या बताऊँ, मतलब हमेशा आपको देखने को मिलता ही रहता है। प्लानिंग एंड द पुअर, बी एस मिन्हास, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। द ऑडेसिटी ऑफ होप का लेखक कौन है? द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? इनकी हाल ही में जो नई पुस्तक है वो आपको याद रखना है, अ प्रॉमिस लैंड।
ए प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो बहुत ही फेमस है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे बराक ओबामा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन, ऑप्शन ए। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक योगदान देता है? किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो हम लोग इसके बारे में कई बार डिस्कस किए हैं, सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र जो कि सर्वाधिक योगदान देता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? बताइए कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है सरजामी प्रथा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने, यानी कि जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? वह सेना नायक कौन था? तो अफजल खां, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अफजल खां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैत शासन जो है वो कब से कब तक चला था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि 1765 से 1772 तक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि इसको ख़त्म किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, दोनों याद रखिएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि लॉर्ड कर्नवालिस के संबंध में ये हुआ था आपका कौन सा संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी ऑप्शन बी पे जाएंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी। प्रकाशीय फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? धर्म प्रचार बंधु जो किसकी उपाधि थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की। जैसे समुद्रगुप्त को हम लोग भारत के नेपोलियन के नाम से जब सबसे ज़्यादा जानते हैं, साथ ही साथ कविराज के नाम से भी ये फेमस है, याद रखिएगा। और जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त वंश के कह सकते हैं कि एक महान सम्राट में से एक थे, एक वीर योद्धा भी थे, साथ ही साथ कुशल सेना नायक भी थे और एक महान विजेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको प्रक्रामक के नाम से भी जाना गया, ये भी याद रखिएगा, प्रक्रामक। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय, नाबार्ड कई बार हमने बात किया, क्या होता है फुल फॉर्म, एक बार रिपीट करिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर, और इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में। ठीक है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? एकदम वीवीआई प्रश्न है। एक होता है जीवक चिंतामणि, वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर संबंध अगर बात करें शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखेंगे, जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितनी है? भारत की वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितनी है? अगला प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो रामानुज कोई आम पुरुष नहीं थे यार, ये एक विशिष्ट थे, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में हम कह सकते थे, यानी कि फर्स्ट के साथ बिल्कुल सही, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट द्वैत। निम्बार्काचार्य की बात करें तो ये द्वैताद्वैत या फिर भेद के नाम से भी, यानी कि ये इनका मत था, ये हम संबंध रखते हैं। माधवाचार्य की बात करें तो दैतवाद, ये ध्यान रखिएगा। और विष्णु स्वामी शुद्ध, विष्णु यानी कि भगवान है तो भाई शुद्ध संबंध रखेंगे ना, तो शुद्धा दैतवाद यहाँ पे होगा। तो चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, 1 2 3 4 करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन ए पे जा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंवल टाइगर रिजर्व जो किस राज्य में स्थित है?
तो इसका संबंध हो जाएगा कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और अवधि हैं। देखिए समूह यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ आपका जो वर्टिकल लाइन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो वर्टिकल लाइन है ये, जबकि अवधि यानी कि अगर हम अवधि की बात करें तो ये आपका कह रहा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको। तो आपको पता होगा कि 18 समूह हैं जबकि 7 अवधियाँ हैं, यानी कि 18 वर्टिकल लाइन इस तरह से दिया गया और 7 अवधियाँ इस तरह से, राइट। तो ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे तो एक्स किरण, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जबकि ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और एक सतही तरंगे। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला बांध और दूसरी तरफ नदी, यानी कि कौन सी बांध कौन से नदी पर बना हुआ है देखते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और भारत का सबसे लंबा बांध है। तो फर्स्ट का 4 के साथ कहाँ पे है, तो चलो यार फर्स्ट का 4 तो हर जगह मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं हम लोग पोंग डैम। तो पोंग डैम को कैसे याद रखते हैं, PV बराबर NRT मैंने आपको याद रखा था, एक आदर्श गैस का समीकरण होता है। पोंग बांध व्यास नदी पर, P से पोंग, V से व्यास, पोंग बांध व्यास नदी पर। तो पोंग बांध व्यास नदी यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि बी का फर्स्ट के साथ होगा। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे, चलो यहाँ पे मिल गया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी डैम, जो कि ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है उत्तराखंड में। तो सी का 2 के साथ। और थीन डैम रावी नदी पर बना है। देखिए NRT मतलब एन तो आपका हो गया, आर मतलब रावी नदी पर, टी से थीन डैम, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए सांबर झील राजस्थान सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, ये गलत हो गया। चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, तो गलत यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, लोनार महाराष्ट्र में होना चाहिए। हिमालय किस क्षेत्रीय विभाजन में काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है कौन सा, हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु और सतलज आता है, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। असम हिमालय लास्ट का भाग है, यानी कि तीस्ता और दिहांग याद रखेगा। और कुमाऊं हिमालय, जो कि कुमाऊं हिमालय याद रखेंगे सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सब्सक्राइब ही नहीं करना है, साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी दबा करके ऑल पे सेट रखना है, ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। क्योंकि कल से आपका रिविजन्स क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो बियाफो हिमनद है वो स्थित है, बियाफो हिमनद स्थित है किस में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, काराकोरम पर्वतमाला में। देखिए फ्रेंड्स इसके अंतर्गत यानी कि काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत और भी जो हिमनद आते हैं, जैसे सियाचिन हो गया, बाल्तोर हिमनद भी इसी के अंतर्गत आता है। हिस्पार, ये ध्यान रखें हिस्पार पूछा जाता है, हिस्पार हो गया, सियाचिन हो गया, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत ही आता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और आपकी स्कोरिंग क्या रही, 50 में से आपने कितना सही किया कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।